नमस्कार आप सभी को। प्रारंभिक परीक्षा विशेष का जो आपका कार्यक्रम रुका पड़ा था कल से प्रारंभ हुआ है और आप सबका पूर्व की भांति सहयोग भी मिल रहा है। तो उसी कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और आज भी कल की भांति ही 3 कैटेगरी के प्रश्न हैं। यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सामान्य विज्ञान का प्रश्न। सामान्य विज्ञान के बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की और आधुनिक भारत के इतिहास के बाद हम भूगोल के प्रश्नों की बात करेंगे और लास्ट में जैसा करंट अफेयर्स आपका होता है उसी अनुरूप आपको लास्ट में करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें विगत वर्षों के प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी समाहित किया गया है जो अन्य राज्य विशेष में पूछे जा रहे हैं, आपके यहाँ भी पूछे जाने की जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ जब आप प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, जब आप प्रश्नों का डिस्कशन देखते हैं तो एक प्रश्न से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट भी होते हैं जो आपको बताए जाते हैं और उम्मीद करते हैं क्योंकि आपने प्रारंभिक परीक्षा दी हुई है जो कैंसिल हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक तैयार है और यह कक्षा उन्हीं लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जिनका बेसिक तैयार है। तो बेसिक यदि आपका तैयार है तो इसके माध्यम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी कमियां कहाँ पे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां पर आपको और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न रखे जा रहे हैं ये आपकी बिहार राज्य विशेष की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रखे जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या जैसे पूर्व में हुआ करती थी 40, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको प्रश्नों की जो अधिकतम संख्या है वो 40 ही देखने को मिलेगी। 4 कैटेगरी में डिवाइड है। जो करंट अफेयर्स है उसको हम अलग से, क्योंकि वो प्रत्येक पीडीएफ में रहता है तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। मूल विषय की यदि हम बात करें तो 3 विषयों के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चले सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बायो का प्रश्न है और आप जानते हैं बायो का जो सेक्शन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने आपको बोला था, आज फिर से बोल दे रहा हूँ कि लूसेंट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिए हुए हैं, लूसेंट में जो सामान्य विज्ञान के फैक्ट दिए हुए हैं, जो लूसेंट सामान्य ज्ञान की आती है उसमें जो सामान्य विज्ञान का सेक्शन है उसको पूरा बहुत अच्छे से कर जाइए। विशेष रूप से जीव विज्ञान का जो सेक्शन है उसको कर जाइए, क्योंकि अधिकतम यदि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यदि है 25 से 30 पन्नों में है तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। कम से कम इतनी तैयारी के साथ आपको अवश्य जाना चाहिए। साथ ही साथ पूर्वालोकन का निरंतर अध्ययन करते रहें, नियमित अध्ययन करते रहें, तो वहां से भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न कह रहा है कैफीन क्षारभ उपस्थित होता है किसमें। कई बार पूछा गया है, यूपी राज्य विशेष में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है कैफीन क्षारभ कहाँ पर उपस्थित रहता है? केवल चाय में पाया जाता है, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, या नींबू पानी में? कैफीन क्षारभ की बात हो रही है कि यह किस में पाया जाता है, चाय में, कॉफ़ी में या नींबू में, किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। आपने देखा होगा कैफीन की अक्सर बात होती है, चाय के संदर्भ में आपने देखा होगा कि अक्सर बात की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि चाय के साथ साथ यह कॉफ़ी में भी पाया जाता है। तो इसका सी विकल्प ये जो है आपका सही उत्तर होगा। आपके साथ साथ एक चीज़ आपको और भी करनी है, वह क्या है? सबसे पहले जो भी प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पे कुछ आपको होमवर्क दिए जाते हैं, तो प्लीज़ उन होमवर्क को आप अवश्य किया करें। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट बताए जाते हैं, यदि आपको ये फैक्ट ना पता हो तो आप इनको नोट डाउन किया करें। साथ ही साथ यहाँ पे जिन टॉपिक के प्रश्न आपके दिए जा रहे हैं, जिन टॉपिक के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतम यदि हम विज्ञान की बात करें तो 1 टॉपिक का, इतिहास की बात करें अधिकतम 2 टॉपिक हो सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हो रहे हैं ये भी आपको साथ ही साथ तैयार करते हुए चलना है। जब आप यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं, जब यहाँ पे प्रश्नों को आप हल करते हैं, तो आपके पास जो 1 लाइनर की बुक होगी, 1 लाइनर की कोई बुक होगी आपके पास, या तो लूसेंट होगी या तो घटना चक्र की कोई भी बुक होगी, ठीक है, जो सामान्य ज्ञान की कोई भी जो पुस्तक आपके पास होगी, तो जब आप यहाँ से किसी टॉपिक को देखते हैं, किसी फैक्ट को देखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास के तुरंत बाद जाकर वो जो 1 लाइनर की पुस्तक है उसको आप अवश्य पढ़ें, ठीक है। यदि आप
ऑनलाइनर की पुस्तक भी साथ साथ करते हुए चलते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही सकारात्मक परिणाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है, ये आपका सही उत्तर हो गया। आपको कल मैंने डीएनए के बारे में हमने बात किया था, कल हमने राइबोसोम्स के बारे में बात किया था, क्रोमोसोम्स के बारे में बात किया था। तो यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि जो क्रोमोसोम होता है ये किन से मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम जो है ये कैसे बनता है, किन से मिलकर बनता है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्रोमोसोम किन से मिलकर बनता है? आप जानते हैं एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो नहीं जानते होंगे आपकी जिम्मेदारी है एक बार जाकर इसको पढ़िएगा अच्छे से। हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस डीएनए, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन आरएनए प्लस डीएनए के मेल से जो है वो क्रोमोसोम्स बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हिस्टोन प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें हिस्टोन प्रोटीन जो है ये कुल 5 प्रकार के पाए जाते हैं, और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। यदि आपको नहीं पता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप बताओगे, अगली कक्षा में मैं इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आपका आज का पहला होमवर्क है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन आरएनए और डीएनए के मेल से जो है वो क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं, इतनी जानकारी आपने देखा। आपने एक सुना होगा जंपिंग जीन, कई बार पूछा जाता है जंपिंग जीन, आपने सुना होगा जंपिंग जीन। तो कई बार पूछा जाता है कि ये जो जंपिंग जीन है, जंपिंग जीन की जब बात आती है तो जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? इनका नाम आपको याद रखना है, क्लिंटॉफ। क्या नाम है? क्लिंटॉफ इनका नाम है, मैक क्लिंटॉफ इनका भी नाम आप याद रखिएगा। कि जंपिंग जीन की जो खोज है मक्का में किया था इन्होंने, और किसने किया था? मैक क्लिंटॉफ ने किया था, इनका भी नाम आपको पता होना। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपने देखा, एक देखा आपने क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन आरएनए और डीएनए के मेल से बनते हैं। दूसरा आपने देखा जंपिंग जीन के बारे में कि मैक क्लिंटॉफ ने इसकी खोज की थी, यह भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए व आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन। ये भी आपको याद रखना है। अनुलेखन क्या होता है? अनुलेखन का मतलब है कि डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। तो डीएनए और आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहते हैं, यह भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कल हमने देखा था टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। शायद कुछ लोगों को याद हो कि टमाटर में लाल रंग का कारण कल आपको बताया गया था लाइकोपीन, लाइकोपीन बताया गया था टमाटर में लाल रंग का कारण। आज प्रश्न है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, ये आपको बताना है। पपैन, लाइकोपीन, कैरिका जैंथिन और या कैरोटीन, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा है जो पपीते में पीले रंग का कारण है, आपको बताना है। देखो लाइकोपीन तो हो गया बाहर, क्योंकि लाइकोपीन जो है ये टमाटर में लाल रंग का कारण होता है, तो ये तो आपका हो गया बाहर। बाकी के 4 बने हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है। चले बताएं, चले बताएं, चले जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, और किसका कितना सही हो रहा है इसका भी आप मूल्यांकन अवश्य करिएगा। एक नाम आपने सुना होगा आर्थर कोर्नबर्ग, आर्थर कोर्नबर्ग। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है विगत वर्ष में, आर्थर कोर्नबर्ग के बारे में। यहाँ पे पूछा गया था कि डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया था, डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया था, तो इसका सही उत्तर था आर्थर कोर्नबर्ग, ये आपको पता होना चाहिए। यदि इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर है कैरिका जैंथिन, ठीक है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आर्थर कोर्नबर्ग का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है
वो किसके द्वारा दी गई? डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है ये किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पे जो नाम याद रखना है वाटसन और क्रिक, दो लोगों का नाम याद रखना है, वाटसन एवं क्रिक, ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। क्यों याद रखना है इनको? इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो है वो प्रस्तुत की थी, वाटसन तथा क्रिक ने, इसलिए इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? बिहार राज्य विशेष में पूछा गया है, आर्थर कोनबर्ग। मैंने इसका जवाब आपको दे दिया। ये बताएं, चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर? चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? एधा में, फ्लोएम में, जाइलम में या ग्रंथिल ऊतक में? किस में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। चलें, आपने एक शब्द सुना होगा मृदूतक। यदि किसी ने सुना है तो जरूर बताइएगा। मृदूतक क्या है? मृदूतक वह है जहां पे पौधे में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। तो पौधे में जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं वो मृदूतक में संचित होते हैं, यह भी आपके लिए जानने की बात है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उस आधार पे आपको बताना है। चलिए बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है फ्लोएम में। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली नहीं है, रटने वाली हैं, उसको आपको रट जाना है और उसी से आप उसको बेहतर कर सकते हो। ठीक है, यदि आपसे डीएनए के बारे में हम बात कर रहे थे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो डीएनए है, डीएनए के बारे में एक दो प्रश्न और बन सकते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं, तो आपको याद रखना है डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं ये हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। किससे बंधी होती हैं? हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। वही निकायें तथा वहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वही निकायें तथा वहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। वलकुट में, जाइलम में, फ्लोएम में या ग्रंथिल ऊतक में? बताएं। अच्छा प्रश्न है, जैसे अभी आपने देखा था इससे पूर्व का प्रश्न जिसका सही जवाब था फ्लोएम, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो आपको बताना है कहाँ पर ये पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। वही निकायें तथा वहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वलकुट में, जाइलम में, फ्लोएम में, ग्रंथिल ऊतक में? इनमें से कहाँ पाई जाती हैं ये आपको बताना है। चलें, देखो ये पाई जाती हैं जाइलम में। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है आपको बताना है। आप जानते हैं जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना अक्सर की जाती है और उसमें कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं जंतु जो है वो अपना भोजन ठोस और घोल द्रव दोनों रूप में लेते हैं, जबकि जब पौधों की बात आती है, पादपों की बात आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो भोजन है वो घोल के रूप में लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो पादप होते हैं उसमें पाचक अंग नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हो कि जंतु जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जंतुओं में पर्णहरिम का अभाव होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसके साथ साथ आप वृद्धि को लेकर देख सकते हो, जंतुओं और पादपों की वृद्धि को लेकर, इसी प्रकार से जंतुओं और पादपों की गति को लेकर तुलना होती है। तो बहुत सारे आधारों पर तुलना होती है, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं इस आधार पर हमें देखना है कि किस प्रकार से जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। तो क्या बोला जा रहा है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका की जब बात करते हैं तो सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होती है यह अनुपस्थित होती है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। और सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? सन हेम्प रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? पत्ती, पोषवाह से,
दारू से, मध्य फल भित्ति से कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं ये आपको बताना है। चलें बताएं। सन हेम्प रे से कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? झारखंड राज्य विशेष में पूछा गया प्रश्न है, जवाब आप सबको पता होना चाहिए। देखो विज्ञान है, सारी चीज़ें यदि आप समझ ना सको, ठीक है, मैथ आपका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं होगा, साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन यदि समझ नहीं सकते हो तो कम से कम कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको रट जाना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है पोस्वाह, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला है नोस्तकापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्तकापीन किससे प्राप्त होता है, इसका जवाब सबको देना है। ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। नोस्तकापीन किससे प्राप्त होता है? पहला विकल्प है पोस्ता, दूसरा विकल्प है तुलसी, तीसरा है गंध सफेदा और चौथा है इफेडरा। किससे प्राप्त होता है नोस्तकापीन, ये आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये प्राप्त होता है पोस्ता या पॉपी से, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखें। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? अब आ गए हैं हम इतिहास के प्रश्नों पे। चले बताएं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे, ये आपको बताना है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंद, दी आर्यंस, इनमें से कौन से समाचार पत्र थे जो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाते थे? देखो समाचार पत्रों की जब बात करते हैं तो समाचार पत्रों से संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। इस बार की भी जो परीक्षा हुई थी उसमें यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो आपको बताना है कि एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले वो 2 अखबार कौन से थे। चल बताएं, वो 2 अखबार कौन से थे आपको बताना है। सब बहुत ही आसान सा है, क्योंकि जो अखबारों के नाम दिए हैं इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा सोचना या समझना पड़े, तो आपको तुरंत जवाब देना है। बताएं। चले जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्र निकाले थे, एक का नाम था कॉमनवेल्थ, एक का नाम था न्यू इंडिया, मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसके साथ साथ कुछ अन्य समाचार पत्र हैं जिनको हमें यहीं पर देखना है। जैसे यंग इंडिया की बात आती है तो यंग इंडिया का जो संबंध है ये गांधी जी से है, महात्मा गांधी से इसका संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है मूक नायक। मूक नायक जो समाचार पत्र है इसका संबंध है भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, तो इसका संबंध है भीमराव अंबेडकर से। इसके बाद केसरी समाचार पत्र है। केसरी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र है और इसके बारे में सब जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। फिर बात आती है कौमी आवाज़ की। अक्सर पूछा जाता है लेकिन बहुत कम इसके बारे में जानकारी होती है। कौमी आवाज़ जो है ये 2 लोगों द्वारा निकाला गया था। एक थे रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू दिया है या रफ़ी अहमद किदवई दिया है, दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आपकी परीक्षा में दिया होगा। यदि आपकी परीक्षा में दोनों दिए हैं तो आपको पता है आपकी परीक्षा में ई विकल्प भी होता है, तो आप ई विकल्प को टिक करोगे। तो रफ़ी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने कौमी आवाज़ नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेल है एक का, बाकी 3 जो हैं वो सही सुमेलित हैं। अभी आपने देखा था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, आपने देखा एनी बेसेंट, मतलब एनी बेसेंट न्यू इंडिया ये सही सुमेलित है। ठीक है, फिर आपने देखा बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये भी सही सुमेलित है। आपने देखा, अभी नहीं देखा है लेकिन अब आप देखोगे, दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है और दादा भाई जब नौरोजी की बात आती है तो इनकी जो पत्रिका थी ये यहाँ पे क्या दी है, राफ्त गोफ्तार, ये आपको याद रखना है, ये भी सही है। ठीक है, राफ्त गोफ्तार इन्हीं के द्वारा निकाली जाती थी। BR अम्बेडकर के द्वारा अभी आपने देखा था मूक नायक, लेकिन यहाँ पे क्या मिलन किया गया है, इंडिपेंडेंट,
तो ये वाला जो आपका ए विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, क्योंकि ये सुमेल नहीं है। इंडिपेंडेंट की यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दें, इंडिपेंडेंट नामक जो पत्रिका थी ये मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाली जाती थी। किसके द्वारा निकाली जाती थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाली जाती थी, इसलिए ये सुमेल नहीं है। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। यहाँ पे राफ्त गुप्तार आपने देखा तो आपको बता दें एक पत्रिका और थी जिसका नाम था 10 रोजा पत्रिका। 10 रोजा पत्रिका। और 10 रोजा पत्रिका के बारे में आपको बता दें कि 10 रोजा जो पत्रिका थी इसकी जब आप बात करते हो तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपको याद रखना है। अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती थी, 10 रोजा पत्रिका। समाचार पत्रों में जब बात करते हैं तो यह भी प्रमुख है, क्योंकि इसका जिक्र बहुत कम जगहों पर होता है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी, तो इसलिए इसका नाम हमें याद रखना है 10 रोजा पत्रिका, अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है आपको बताना है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, बी.आर. अम्बेडकर, और सब पत्रिकाओं के नाम दिए हैं। मतलब अभी इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था कि बोला गया था कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही सुमेलित थे, कोई एक सही सुमेलित नहीं था। लेकिन यहाँ पर कोई एक सही सुमेलित है, बाकी के 3 गलत हैं, वही आपको खोज निकालना है। बोला गया है महात्मा गांधी मूक नायक, अब आप बताओगे कि क्या मूक नायक से संबंधित हैं महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, क्या ये इससे संबंधित हैं। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, और बी.आर. अम्बेडकर, केसरी। आपने सबसे पहला प्रश्न एनी बेसेंट से संबंधित ही देखा था जब हमने कॉमनवेल्थ पत्रिका की बात की थी। तो इसका जो सी विकल्प है यही एक सही सुमेलित है और सारे के सारे गलत हैं। जैसे बी.आर. अम्बेडकर की जब आप बात करते हो तो आप संबंधित करते हो इनको मूक नायक से, ठीक है। केसरी की जब आप बात करते हो तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। यंग इंडिया की जब बात आती है तो महात्मा गांधी का नाम आता है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। इसके साथ साथ आप जानते हैं यंग इंडिया, इसी के साथ साथ एक मिलता जुलता नाम था न्यू इंडिया। यंग इंडिया और न्यू इंडिया, ठीक है। तो यदि आपसे यंग इंडिया पूछा जाए तो आप महात्मा गांधी टिक करोगे, लेकिन यदि आपसे न्यू इंडिया पूछा जाए तो आप बिपिन चंद्र पाल को टिक करोगे। किसको टिक करोगे? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को टिक करोगे कब? न्यू इंडिया के संदर्भ में। इसके साथ साथ अरविंद घोष की बात आती है, इनकी भी एक पत्रिका थी जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम की जब बात आती है तो अरविंद घोष का आप नाम याद रखोगे। अरविंद घोष भी अपने आप में महत्वपूर्ण नाम है। इसके साथ साथ मोहम्मद अली की भी एक पत्रिका थी, अक्सर पूछी जाती है, कामरेड। याद रखिएगा, कामरेड जो है ये मोहम्मद अली की पत्रिका थी, इसका भी नाम आपको याद रखना है। तो जो कुछ समाचार पत्र प्रमुख हैं जिनके बारे में आप देखते होंगे कि अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आपकी जो स्टडी टेबल है वहाँ पर एक लिस्ट बनाकर इसको चिपका लीजिए। लगातार यदि आप चिपका लेते हो और लगातार यदि आप 5 मिनट का भी समय देते हो, प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट का समय देते हो सुबह में या शाम में उसको रिवीजन करने में, तो निश्चित रूप से 10 से 15 दिनों में, मैक्सिमम 15 दिनों में वो नाम आपको रट जाएंगे। और जब आप 25 से 30, ज़्यादा नहीं रटना है, 20 ही यदि आप याद कर लिए, सिर्फ 20 पत्रिकाओं के यदि आप नाम याद कर लीजिए, समाचार पत्रों के नाम याद कर लिए हैं, तो आप कोई भी प्रश्न बनेगा कर ले जाओगे। क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रश्न बनेगा, इन 20 में से कम 2 से 3 इनमें से रहेंगे, तो आप आसानी से जो है अपने आंसर को सही कर सकते हो। आप आसानी से गलत जो विकल्प है उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे? देखो ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को जानकारी सबको है, कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जिसको इसके बारे में जानकारी ना हो। लेकिन यहाँ पे रखने का इसका तात्पर्य ये है कि कम से कम इस व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कर लें, जो हम पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें याद हैं उसको बारे में हमें नहीं देखना, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाँ ह्यूमन नेचर है, यदि आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, किसी चीज़ को थोड़ी दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो भूलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए रिवीजन ज़रूरी है और उसी के संदर्भ में यह प्रश्न आपको रखा गया है।
यहाँ पे क्या बोला गया है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। आप जानते हो इनको भारतीय जागृति का जनक कहा जाता था, इनको पुनर्जागरण का अग्रणी अग्रदूत कहा जाता था, इन्हीं को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता था और इन्हीं को प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता था। तो बहुत सारे इनके उपनाम हैं, किसी भी उपनाम से प्रश्न बन सकता है। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रही है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की जब बात आती है तो एक संस्था का नाम भी आता है आत्मीय सभा, क्योंकि आत्मीय सभा जो है सबसे पहली संस्था थी जिसका गठन जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा के बाद यदि हम बात करें तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये ब्रह्म समाज है, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा नाम आता है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, अब ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है ये ब्रह्म समाज से अलग है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय ब्रह्म समाज का जो संबंध है ये केशव चंद्र सेन से है। किससे संबंधित है, केशव चंद्र सेन से ये संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट आपको बता दें, जैसे कि राजा राम मोहन राय, इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन इसमें राजा शब्द जोड़ा गया। तो ये जो राजा उपनाम आया ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने इनको राजा उपनाम दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और इनकी समाधि स्थल कहाँ है, तो इनकी समाधि स्थल जो है ये है ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थल है। ये कहाँ पे पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस प्रश्न से इतना आपने देखा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित कई सारी अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे दो आपने देखा आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। इसके बाद जो अन्य संस्थाएं हैं, कई बार परीक्षा में इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी स्थापित हुई और सबसे बाद में कौन सी स्थापित की गई। तो इसका क्रम भी आपको याद रखना है। आपका होमवर्क नंबर 2 है और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी होमवर्क दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ लिए, आप उसको रट लिए, हो गया। आप उसको कमेंट बॉक्स में बताओगे जिससे अन्य लोग भी देखें और निश्चित रूप से उससे क्या होता है कि आपका देख के अन्य लोग भी उससे प्रेरित होते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो होमवर्क दिया जाए वो कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य कर दिया करें। ठीक है, यदि आप शेयर करेंगे निश्चित रूप से आपके नाम के साथ टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा उसको। ठीक है, तो होमवर्क नंबर 2 है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको स्थापित वर्ष के क्रम में लगाएं। सबसे पहले कौन सी स्थापित हुई और उसके बाद में कौन सी स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। चलें, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ये आप जानकारी दोगे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। अभी मैंने जब राजा राम मोहन राय की चर्चा की तो राजा राम मोहन राय के बहुत सारे उपनाम थे, उनका हमने जिक्र किया। उनमें एक उपनाम यह भी था भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है राम मोहन राय की। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे ऐसी कौन सी संस्था दी हुई है जिसका प्रारंभ जो है राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार थे, राजा राम मोहन राय के जो कार्य थे उसका विरोध करने के लिए किया गया था, ये आपको बताना है। आपको बता दें, एक नाम आता है भवानी चरण बंदोपाध्याय। क्या नाम आता है, भवानी चरण बंदोपाध्याय। और भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा ये संस्था शुरू की गई थी और इसका नाम था समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका जो है भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा शुरू की गई थी 1822 में और इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के जो कार्य थे, राजा राम मोहन राय के कार्यों का विरोध करना इसका उद्देश्य था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की, आपको बताना है। चलो बताएं।
स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 4 वर्ष यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और इसी में से आपको आगे टिक करना है। चलिए बताइएगा, चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1897 में, इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? बताएं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? आप जानते हो जब बात आती है स्वामी विवेकानंद की तो सबसे पहला जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जो है कब प्रतिभाग किया, कब भाग लिया? तो वर्ष 1893 का ये समय था जब सर्वप्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। तो ये वर्ष आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यदि पूछ लिया जाए कि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि उस समय काल में कौन थे, तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। यह भी आपके लिए एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन था उसको बोला जाता था व्यवहारिक वेदांत। यह भी आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन था उसको बोला जाता था व्यवहारिक वेदांत। व्यवहारिक वेदांत, व्यवहारिक वेदांत की ये प्रतिपादक थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आप बताओगे कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक जो है वो स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे। आप जानते हैं ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये 3 पुस्तकें भी स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 में, 1897 में। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। व्यवहारिक वेदांत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, स्वामी विवेकानंद। अब बात आ जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी, ये आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी आपको बताना है। चलें बताएं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? आप जानते हो कि 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संस्था की स्थापना की और इस संस्था का नाम था आर्य समाज। और आर्य समाज महत्वपूर्ण क्यों है? आर्य समाज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं एक नारा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो जो नारा था वो इसी संस्था का नारा था। और आप जानते हैं वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है और स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। यह भी आपको पता होना चाहिए। इनकी एक रचना भी है जिसको बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश, इसके बारे में भी आपको पता होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का आप कह सकते हो शुद्धि आंदोलन जो था उसका इन्होंने समर्थन किया था। और शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन था कि ऐसे हिंदू जिन्होंने पहले ही हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया रहा हो, अपना धर्म बदल लिया रहा हो, लेकिन वह अपने मूल धर्म में पुनः वापस आना चाहते हैं, तो इसके लिए उस समय में जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। और आर्य समाज जो है वो शुद्धि आंदोलन का समर्थक था। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से आर्य समाज से संबंधित या दयानंद सरस्वती से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से उसको जवाब दे सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता था? मैंने आपको जवाब दे दिया है, इसको बताएं। अब बात आ गई है भूगोल की। ठीक है, इतिहास के प्रश्न समाप्त हुए। इतिहास के प्रश्नों के बाद अब चर्चा हो रही है भूगोल की। ठीक है, अब भूगोल में हम सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है?
धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है। यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे तो बिहार के कुछ जिलों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा। बिहार राज्य विशेष के जिलों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और आपको बता दें, जब बात आती है धारवाड़ संरचना की बिहार में, तो बिहार में जो धारवाड़ संरचना पाई जाती है ये दक्षिणी पूर्वी बिहार में पाई जाती है। अब यदि आपको बिहार राज्य विशेष का जो मैप है वो अच्छे से कंठस्थ है तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हो। क्यों? क्योंकि धारवाड़ संरचना पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी बिहार में, मतलब इनमें से वह जिला जो दक्षिणी पूर्वी बिहार से संबंधित होगा वो इसका सही उत्तर होगा। बताएं, धारवाड़ संरचना दक्षिणी पूर्वी बिहार में पाई जाती है, तो क्या बोला जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा धारवाड़ संरचना वाला नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जिला है जो दक्षिणी पूर्वी बिहार से संबंधित नहीं है, वही इसका सही उत्तर है। धारवाड़ संरचना की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं मुंगेर, नवादा और जमुई ये 3 जिले प्रमुखता से आते हैं जो कि दक्षिणी पूर्वी बिहार से संबंधित हैं और धारवाड़ संरचना वाले हैं। क्या ये 3 जिले दिए हैं? जी हाँ, मुंगेर, जमुई और नवादा ये तीनों जिले दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये 3 जिले तो क्या हैं, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के हैं, मतलब ये धारवाड़ भू संरचना वाले हैं। अब रोहतास दिया हुआ है। रोहतास की जब आप बात करते हैं, आप जानते हैं रोहतास की यदि अवस्थिति की बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी बिहार में आता है। और दक्षिणी पश्चिमी बिहार की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको विंध्यन प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतास, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? यहाँ पे बात हो रही है शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है ये आपको बताना है, तो चलिए बताइएगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? आप जानते हैं हिमालय को प्रमुखता से 4 भागों में हम बांटते हैं। पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका हो गया बृहद हिमालय, तीसरा हो गया बृहद के बाद लघु हिमालय, और चौथा हो गया बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? शिवालिक हिमालय के बारे में पूछा जा रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। शिवालिक श्रेणी की जब बात करते हैं तो पूर्व प्लायोसीन या सेनोजोइक काल बोलते हैं इसको। तो पूर्व प्लायोसीन या सेनोजोइक काल में इसकी बात होती है, मतलब इसका सही उत्तर है डी विकल्प। ठीक है, अब इसमें से सभी के बारे में हम देख लेते हैं कि सबका निर्माण कब हुआ। जैसे ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है हिमालय के निर्माण के क्रम में, तो इसका निर्माण जो है ये क्रिटेशियस काल में हुआ है। आप नोट कर सकते हो, ट्रांस हिमालय क्रिटेशियस काल में या टर्सरी काल में, क्रिटेशियस से लेकर टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ है। बृहद हिमालय की बात करें तो ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। लघु हिमालय की जब आप बात करते हो तो लघु हिमालय की बात मध्य मायोसीन काल में हुआ है। मध्य मायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। और जब शिवालिक की बात करते हो तो सेनोजोइक हो गया या प्लायोसीन हो गया, या आप कह लीजिए पूर्व प्लायोसीन काल में हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबके निर्माण का क्रम क्या है और साथ ही साथ इनका निर्माण किस वर्ष में हुआ है वो जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बताएं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। बताएं किसका उदाहरण है। आपको बता दें, ये जो भाबर क्षेत्र है ये सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। ये जो शिवालिक का भाबर क्षेत्र है सिंधु से लेकर तीस्ता के बीच में फैला हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई आपको देखने को मिलती है वो 8 से 16 किलोमीटर तक की देखने को मिलती है। हालांकि पूर्व दिशा में जो इसकी चौड़ाई है वो कम है। जैसे जैसे आप पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं इस भाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आती है, वो आपको बढ़ती देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये किसका उदाहरण है, यह है गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं।
अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं अटल टनल के बारे में। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है, या मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, या हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, या भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अटल टनल के बारे में आपको विचार करना है। अटल टनल एक समय में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो लगातार चर्चा में था, महत्वपूर्ण है। 9.02 किलोमीटर लंबी ये है। 3 अक्टूबर सन 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था और उसके बाद से लगातार चर्चा में है, ये आपको बताना है। चलें बताएं अटल टनल के बारे में। सबसे पहली बात आप जानते हैं कि बॉर्डर एरिया में कोई भी जब निर्माण कार्य होता है, चाहे वो सड़क का निर्माण कार्य हो, चाहे वो पुल का निर्माण कार्य हो, चाहे वो सुरंग का निर्माण कार्य हो, तो उसको करने वाली एक संस्था है BRO, जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन। तो पहला विकल्प तो इसका सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। तीसरा बोला जा रहा है यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। चौथा बोला जा रहा है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, सामरिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं दोहरी चुनौती भारत के लिए है इन क्षेत्रों में, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? इनमें से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है, आपको बताना है। बताएं अक्साई चिन्ह का भाग इनमें से कौन सा है? आप जानते हो जब हिमालय की हम बात करते हैं, तब तक आप इस पर विचार कीजिए। जब हिमालय की हम बात करते हैं तो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण का उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पड़ता है, सबसे उत्तर में पड़ता है काराकोरम, याद रख लीजिएगा। इसी तरह से काराकोरम के नीचे यदि आप आते हो, मतलब दक्षिण में आते हो, तो लद्दाख आपका पड़ता है। काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख के बाद जांस्कर श्रेणी पड़ती है, जांस्कर, और जांस्कर के बाद पड़ता है पीर पंजाल। तो इनका क्रम आपको याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, ये आपको क्रम याद रखने हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जा सकता है आपके लिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है अक्साई चिन्ह का कौन सा हिस्सा है, तो अक्साई चिन्ह का जो हिस्सा है वो है लद्दाख पठार। आप आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। यदि आपको नहीं भी पता था तो विकल्पों के आधार पर आप आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। आप जानते हो कि पूरा हिमालय रेंज जो है, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये अंडमान निकोबार तक जो जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का ही विस्तार है। तो इसमें बहुत सारी चोटियां हैं और ये जो चोटियां हैं इनमें से कुछ प्रमुख चोटियां हैं और इनको अक्सर पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम लगाएं या पश्चिम से पूर्व क्रम लगाएं। तो यदि हम इनका पूर्व से पश्चिम का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है योरेस्ट, कंचनजंगा हो गया, योरेस्ट हो गया। योरेस्ट के बाद दो और महत्वपूर्ण चोटियां जो आपको याद रखनी हैं वो हैं अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है। अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये चार अवश्य याद रखिएगा। यदि चार आप ना याद रख पाएँ तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले कंचनजंगा चोटी पड़ती है, उसके बाद योरेस्ट पड़ता है और अन्नपूर्णा और धौलागिरा उसके बाद में पढ़ते हैं। ये आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया है? भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा कह रहा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? क्या भारत में जब हिमालय की आप बात करते हो तो क्या सिर्फ 5 राज्यों में ही फैला हुआ है? आप हिमालय की जब विस्तार की बात करते हो तो हिमालय का विस्तार आप जम्मू कश्मीर से पढ़ते हो और पूर्वोत्तर भारत तक पढ़ते हो। तो यदि हम जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर भारत तक बढ़ते हैं तो क्या 5 ही राज्य मिलते हैं? 5 राज्य तो हमें यहीं पे मिल जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। इसके साथ साथ लद्दाख आपका हो गया, यहीं पे हमारे 4-5 हो जाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय का जो विस्तार है वो 5 राज्यों से ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद फिर आप सिक्किम जाओगे, सिक्किम के बाद फिर आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में मेघालय आप देखोगे, मिजोरम आप देखोगे, तो 5 से ज़्यादा राज्यों में हिमालय का विस्तार है। मतलब पहला जो कथन है ये आपका गलत है। दूसरा कथन कह रहा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब पश्चिमी घाट की जब बात करते हैं तो इसकी शुरुआत गुजरात से होती है। गुजरात के बाद आप बढ़ोगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसके बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु। अब इसमें आप बताओ कि क्या 5 राज्य हैं? 6 राज्य यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। मतलब दूसरा कथन भी आपका गलत है। तीसरा कथन कह रहा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। जी हाँ, एकदम सत्य है, क्योंकि पुलिकट झील जो है ये दूसरी आप कह सकते हो सबसे बड़ी लैगून झील है और यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में फैली हुई है। तो ये विकल्प आपका सही है। मतलब इस प्रश्न के लिए बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि केवल 3 ही कथन सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? अब देखो, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, हालांकि यह प्रश्न भी पूछा गया है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। बताएं, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश जो है ये पर्वतीय राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा नहीं है। अगला है, भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चिंतन मनन कीजिए। क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समविन्त में हुई है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। और चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। अब यदि आप देखो तो सबसे पहले यदि हम चौथे कथन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यदि हम चौथे कथन को डिसाइड कर लेते हैं ये सही है या नहीं, तो हमारे प्रश्न में जो विकल्प दिए उत्तर में यहाँ पे वो 2 बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। आप जानते हो कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है जब भारतीय प्लेट का अग्रभाग तिब्बत के पठार से टकराया था तब जाके हुआ था। तो यहाँ पे ना तो चीनी प्लेट आ रही है ना तो यूरोपीय प्लेट आ रही है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 4 नंबर कथन जो है ये आपका गलत है। और जैसे ही 4 गलत हुआ 2 विकल्प आपके बाहर हो गए। अब आपके 2 विकल्प बचे हैं, 1, 2 तथा 3, 1 तथा 3। अब 2 पर यदि हम विचार करें कि कश्मीर घाटी की रचना एक समविन्त में हुई है, जी हाँ एकदम सत्य है। और दूसरा, मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, एकदम सत्य है, क्योंकि जब भारतीय भूभाग का भारतीय प्लेट का जो अग्रभाग था ये जाकर तिब्बत के पठार से टकराया था, तो ये क्योंकि ये हिस्सा बढ़ा हुआ था मेघालय के पठार वाला हिस्सा, और ये जाकर टूट गया भ्रंशन के कारण और ये अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये दक्कन के पठार का हिस्सा था। 1 नंबर भी सही है। तो इस आधार पे आप ए विकल्प को टिक कर सकते हो कि 1, 2 और 3 ये तीनों कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची यहाँ पे 2 दी हुई हैं, इन दोनों को मिलान करना है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इनके सबके समय काल दिए हुए हैं कि किसकी रचना कब हुई है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती और इसके साथ साथ आपको जलोढ़ निक्षेप दिया हुआ है। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले दक्कन की यदि हम बात करते हैं तो दक्कन का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है क्रिटेशियस आदि नूतन में, ठीक है। फिर बात आती है पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की जब बात करते हैं तो पश्चिमी घाट का जो समय है वो है आपका इसमें शायद थोड़ी सी त्रुटि है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है उत्तर नूतन आप कह सकते हैं, ठीक है, उत्तर नूतन या सेनोजोइक आप इसको कह सकते हो, बात एक ही है, सही है। अरावली की बात करते हैं तो अरावली आप जानते हैं इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, तो अरावली का संबंध हो गया प्री कैम्ब्रियन युग से। बात आती है नर्मदा ताप्ती की। नर्मदा ताप्ती का जो निर्माण हुआ है यह अत्यंत नूतन काल में हुआ है।
और बचा है जलोढ़ निक्षेप, ये हो गया आपका कैम्ब्रिज। तो इस आधार पे आप इसको टिक कर सकते हो। उत्तर नूतन को ही सेनोजोइक बोलते हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, इसी को आपको बोलते हैं सेनोजोइक। तो उत्तर नूतन या सेनोजोइक दोनों की बात जब करते हैं तो बात एक ही होती है। ठीक है, चले इसको बताएं। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके शुरू हो गए हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, हाल ही में विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखो यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं, विशेष रूप से एक वर्ष के पूरे करंट अफेयर्स हैं, मतलब पुराने करंट अफेयर्स हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब इन्हीं में से आपको अपना जवाब देना है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आपको बता दें, इफ़को का नाम आपने सुना होगा। इफ़को द्वारा ये संयंत्र स्थापित किया गया है और एक स्थान है कलोल, कलोल नामक स्थान है, और कलोल नामक ये जो स्थान है ये गुजरात में पड़ता है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है गुजरात में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि गुजरात में एक रामसर साइट अभी हाल ही में बनाई गई है जिसका नाम है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है ये एक रामसर साइट है और अभी हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और यह भी गुजरात से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने WHO ग्लोबल आप कह सकते हो सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो आधारशिला है उसको भी गुजरात में रखा है, उसकी आधारशिला भी गुजरात में रखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो गया गुजरात। हाल ही में किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, बताएं किसके द्वारा ये किया गया है, आपको बताना है। यहाँ पे कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं, जैसे गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा यह किया गया है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न आज सही हो रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का और इसके बाद ये जो सीरीज है, आज के जो प्रश्नों की सीरीज है वो समाप्त होगी। बताएं, देखो इसका सही उत्तर है नीति आयोग, सी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चले इसको बताएं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। कहाँ चलाई जाएगी आपको बताना है। आपको बता दें, दिल्ली से लेकर मेरठ तक, कहाँ से, दिल्ली से लेकर मेरठ तक के लिए इसको चलाए जाने की बात हो रही है। दिल्ली से मेरठ के बीच ये चलाई जाएगी और इसकी जो कुल लंबाई होगी वो है 82.5 किलोमीटर। तो अभी ये 82.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए चलाई जाएगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। और इसको किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है एल्स्टॉम ने। एल्स्टॉम कंपनी द्वारा ये ट्रेन विकसित की गई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि इसकी स्पीड की बात करें, क्योंकि सेमी हाई स्पीड है तो इसकी स्पीड अधिकतम होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी अधिकतम स्पीड होगी। इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो किस राज्य में चलाई जा रही है, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये आपको याद रखना है। दिल्ली से मेरठ के बीच ये चलाई जा रही है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। भारत का ये पहला राज्य कौन सा है जो 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर चुका है, और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बना है। 4 राज्य दिए हुए हैं, राजस्थान,
उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। देखो सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड इससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी क्षेत्र में जिस तरह से सूर्यातप पड़ता है उस तरह से यहाँ पे नहीं पड़ता है, तो ये तो हो गया बाहर। बाकी के 3 बचे हैं, उन पर आपको चुनाव करना है, और जब आप तीनों को ध्यान से पढ़ोगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान। इसको बताएं, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किस देश में किया गया? आपको बता दें, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत की गई है भारत में। तो इसका सही जवाब होगा भारत। सी विकल्प सही उत्तर है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ भारत में किया गया है। चलें इसको बताएं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पुरानी पेंशन योजना बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और इस राज्य ने 1 अप्रैल 2022 से इसकी घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल 2022 से ये लागू कर दिया है इस राज्य ने। राज्य कौन सा है आपको बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। आपको बता दें ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन को इन्होंने बहाल कर दिया है। ये बहुत ही प्रभावी कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? देखो यहाँ पे क्या है कि चारों जिले एक साथ लिख दिए हैं, इसको कट कर दीजिए। पहला है सांबा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है औरंगाबाद। इन चारों में से कौन सा है आपको बताना है। क्या है? जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है आपको बताना है। चलें बताएं कौन सा जिला है आपको बताना है। आपको बता दें ये जिला है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर का ये जिला है सांबा। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी काम कर रही है। पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री ने 500 किलोवाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया था। कहाँ पे किया था? पल्ली गांव पड़ता है, पल्ली गांव में किया था। और आपको बता दें जब बात हो रही है पल्ली गांव की, तो पल्ली पंचायत जो है ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर की भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, ये भी आपको याद रखना है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? देखो बहुत सारे प्रतिमाओं का उद्घाटन हो रहा है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, और अब हनुमान जी की प्रतिमा की बात हो रही है। तो ये स्थान पड़ता है मोरबी, और मोरबी नामक जो स्थान है ये पड़ता है गुजरात में, और गुजरात मोरबी में जो है इस प्रतिमा का उद्घाटन जो है, प्रतिमा का अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसको बताएं। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रश्न गलत लिख दिया गया है, लेकिन इसके जो विकल्प दिए हैं इनमें से एक विकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ा हुआ मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। ये जो जामताड़ा है, जामताड़ा विशेष रूप से आप कह सकते हो एक जिला है, और ये जो जामताड़ा जिला है ये पड़ता है झारखंड में। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, और ये झारखंड में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे कुछ जानकारी बता दें कि ये जो जामताड़ा जिला है झारखंड का, ये इन दिनों चर्चा में है पूरे भारत में। क्यों? क्योंकि इस जिले के प्रत्येक गांव में कह लीजिए हर गांव में पुस्तकालय स्थापित हो चुका है। तो भारत का वह पहला जिला जिसके प्रत्येक गांव में पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है वो है जामताड़ा जिला, और ये जो जामताड़ा जिला है ये झारखंड से संदर्भित है, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। देश का पहला जिला है जिसके हर गांव में पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइएगा।
वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। चलें बताएं। देखो, करंट अफेयर्स जो भी आपको बताए जाते हैं प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले बताइएगा। इसका सही उत्तर है आगरा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो आज की जो हमारी चर्चा थी, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा विशेष जो आपका कार्यक्रम था उसकी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। और कल फिर मिलेंगे, और कल की जो कक्षा है उसमें विशेष रूप से इतिहास के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे और भूगोल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल का जो प्रारंभिक परीक्षा विशेष का कार्यक्रम है उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो आपको रात्रि 11 बजे की जो आपकी कक्षा होती है, रात्रि 11 बजे का जो आपका सेशन होता है उस दौरान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और आपको 2 से 3 जो होमवर्क दिए गए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो होमवर्क दिए गए हैं उन होमवर्क को आप हूबहू कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यदि कोई प्रश्न जो भी होमवर्क में पूछा गया है नहीं आता है, उसके बारे में नई जानकारी आपको मिल पा रही है, तो प्लीज़ आप बताइएगा, जिससे उसके बारे में आपको जानकारी दी जा सके। क्योंकि जितनी जानकारी आप एकत्रित करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा इस बार पिछले बार के जो प्रश्न पत्र था उससे थोड़ा सा विभिन्न होने वाला है, उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो इसलिए हम सभी को तैयार रहना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।